सो व्हाट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी? किसी को है आइडिया? किफायत? सर इसमें हम प्राइमरली दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। एक जो है सर इंटरेक्शन हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है या जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो इकोनॉमी को कितना इम्पेक्ट करते हैं, या जो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है या जो इकोनॉमिक जो प्लेयर्स है या एलिमेंट्स है वो किस तरह जो है पॉलिटिक्स को शेप अप करता है। तो इसमें हम जितने भी फिर इकोनॉमी में जो फैक्टर्स है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह या MFE1 है या वर्ल्ड बैंक है या मतलब जो बैंक्स वगैरह है, इसमें सिर्फ हम दो ही चीजें करते हैं कि कौन सा मतलब क्या पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स को शेप करते हैं या जो ये इकोनॉमिक्स है जो ठीक है, पॉलिटिक्स को शेप ठीक करते ठीक है। जी नसीम, आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम। जी वाल। जी, इस पॉलिटिकल इकोनॉमी में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है उसका लॉ और गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, कैसे इकोनॉमिक थ्योरीज डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिस्टम पे इम्पैक्ट करती हैं, जैसे सोशलिज्म या कम्युनिज्म का इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, इसकी क्रिएशन का, पब्लिक पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन किस अंदाज से इम्पैक्ट कर रही है इकोनॉमी पे। और इसी तरह प्रोडक्शन और ट्रेड के पैरामीटर्स किस तरह सोशो इकोनॉमिक सिस्टम्स ठीक है, के साथ ठीक। साथ चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह का इम्पैक्ट हम देखते हैं। So, when we study political economy, by it we means what are the linkages between politics and economy. So, basically, how policies of state are impacting the economy, and not just state, international aspect भी हम देखते हैं कि how policies of international institutions are affecting the economies of the states, or how the policies within state, how the politics within state is basically impacting economy of that state. So for example, what would be the environmental policy? So जो कि basically आपको emissions allow कर रही है कि कितनी कार्बन emissions हो सकती हैं. What would be the trade policy? What would be the development policy? The budget in the state, the subsidies in the state, the taxation in the state. तो सर किसको evasions देनी है, किसको tax breaks देनी है, कितना tax rate होगा, all that. So, and even your international relations, which means your trade. तो इंडिया के साथ ट्रेड होगा या नहीं, अफगानिस्तान के साथ कितना होगा, यूएस के साथ कितना होगा. So all this is ultimately impacting. तो आपकी basically politics is always superior when it comes to the regulation of the economy. So दुनिया में if we talk about the literature on this subject, first and foremost realization of the world was that कि अगर आपकी जो है वो जीडीपी ग्रो कर रही है, if production is increasing, production, consumption, services, different sectors of economy are growing, so that means लोगों की conditions बेहतर होंगी. So उसके बाद फिर इस मॉडल को यूज किया गया इकोनॉमी जो है वो उसमें उसके डिफरेंट सेक्टर्स को भी टैप किया गया, प्रोडक्शन भी बढ़ी, जीडीपी ग्रोथ भी हुई, बट द कंडीशन ऑफ पीपल वाज नॉट चेंज्ड. सो दुनिया इससे फ्रॉम फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ, इससे फिर कॉन्सेप्ट आया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. पहले ये एस्पेक्ट आया, उसके बाद फिर ये डॉक्टर महबूबुल हक, इनके जो इंडेक्सेस आए डिफरेंट, जिसको फिर हम क्यूमुलेटिवली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह लेते हैं. सो रियलाइजेशन ये थी कि इट्स नॉट जस्ट द फिगर्स, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी. सिर्फ प्रोडक्शन मैटर नहीं करती, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मैटर नहीं करते, सोशल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ये प्राइम फोकस रहा कि ना इनइक्वालिटी कम हो रही है, ना लोगों की एजुकेशन बेहतर हो रही है, ना हेल्थ बेहतर हो रही है, ना पॉवर्टी कंट्रोल हो रही है, ना अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन लोगों की कंडीशंस बेहतर नहीं हो रही. सो ये पर कैपिटा इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है, और फिर पर कैपिटा इनकम से भी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी इस तरह कैलकुलेट होती है कि एक बंदा अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है मंथली और एक बंदा 10,000 कमा रहा है, तो इन दी एंड दोनों की एवरेज ली जाएगी. तो ये भी कोई इतना साउंड इंडिकेटर नहीं है.
the human development became the top most agenda and foundational strategy of the governments across the world. और फिर जो वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो इस वजह से भी नाकाम हुए कि चाइना, रशिया और and many states in the third world or for that matter in Asia, they claimed that the Western model cannot be implemented to these countries because economic growth is product of natural endowments. Economic growth is a result of natural resources and geographical location of that country. आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है? Am I clear? Okay. So economic growth is basically product of natural resources, natural endowments, and geographical location of a country. For example, if we talk about Singapore, so most of the times it is presented as a case study of development, but many people don't realize that Singapore's तीन जगह से उसको वाटर की एक्सेस है एंड मोस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज रिजेंबल वेस्ट, दैट्स व्हाई इट ग्रू, बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रशिया जिसकी वाटर वार्म वाटर तक एक्सेस नहीं है, जहां पे थ्रू आउट द ईयर बहुत से एरियाज फ्रोजन रहते हैं. सो लोकल सॉल्यूशंस वाज द अल्टीमेट रिजल्ट. कि अगर आपको जो है वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी फेवर कर रही है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जिसमें पॉलिटिक्स का कंट्रोल है, सो दैट इज द डिफरेंस. ये एक एक्सीलेंट स्टेटमेंट भी है जिस पे हम काम भी करेंगे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इज नॉट व्हाट वी मीन बाय पॉलिटिसाइज्ड इकोनॉमी. तो पॉलिटिकल इकोनॉमी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पॉलिटिकल इकोनॉमी अगर आपकी पॉलिटिक्स शेप कर रही है आपकी इकोनॉमी को. तो इस पे मतलब अब जो गवर्नमेंट्स की करंट रियलाइजेशन है वो यही है कि एट लीस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए. यू कैन नेवर एवर डिलीट, मिनिमाइज और पुट असाइड द रोल ऑफ स्टेट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि बाकी तमाम मॉडल्स इन द एंड फेल हुए. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकी, पॉवर्टी कंट्रोल नहीं हो सकी, और जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये कंप्रोमाइज रही. इवन अगर आप अमेरिका में भी बात करेंगे तो वहां पे हेल्थ फ्री नहीं है, वहां पे कॉस्ट ऑफ हेल्थ बहुत ज्यादा है. तो क्या मॉडल आपको सूट करता है? पॉलिटिकल इकोनॉमी इज बेसिकली द नेम ऑफ दिस लिंकेज, दिस रियलाइजेशन दैट politics should be directed, policies basically policies of state should be. फॉरेन मिनिस्टर आपका कौन होता है? एक पॉलिटिशियन है. इसी तरह आपके जितने फॉरेन ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं जो कि आपका ट्रेड मैनेज कर रहे हैं, दे आर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स. तो पॉलिटिक्स शेप करती है इकोनॉमी को. अब इस रियलाइजेशन के बाद हमने अब इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं. एक तो हमने ये देखना है कि सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डायमेंशन बनती है वो ये है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और उसका ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक क्या है. एक प्रॉब्लम ये भी था कि यू आर ग्रोइंग, कोई एक कुछ ऐसे डेकेड्स है जब हम इकोनॉमी को देखते हैं, इस इकोनॉमिक ट्रेंड्स देखते हैं फॉर अ डेकेड और 2 डेकेड्स और 3 डेकेड्स. तो अगर आप इसको स्टैटिस्टिकल डाटा देखें तो आपकी इकोनॉमी एक पैटर्न नजर आता है ग्रोथ का. बट अगर आप इसको ईयर टू ईयर देखें तो उसमें आपको बहुत सी फ्लक्चुएशंस नजर आती हैं. कोई क्लाइमेट चेंज आ गया, क्लाइमेट से कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, आपकी कोई पेंडेमिक्स आ गई, कोई किसी दौरान कोई वॉर हो गई. जी आपने हैंड रेज किया हुआ नसीम. ओके. तो सस्टेनेबिलिटी कहाँ गई? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज द टॉप मोस्ट कंसर्न फॉर द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड.
सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को आप ऑटोमेटिकली समझ लें कि एज लॉन्ग एज दो चीजें, एक ह्यूमन डेवलपमेंट और एक क्लाइमेट चेंज, आप इस पे काम नहीं कर रहे तो इकोनॉमी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रोथ पैटर्न्स मेंटेन नहीं रह सकेंगे। सो इन द एंड अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तब ही आप फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर द अपकमिंग जनरेशंस दैट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रख सकते हैं, वन थिंग। दूसरा, अगर जीडीपी ग्रोथ ग्रो कर रही है तो जीडीपी ग्रोथ सिंपली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, और जिसको हम इकोनॉमिक जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। सो महबूबुल हक साहिब basically created this distinction between economic growth and economic development. तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में आप दो चीजें देखनी है कि आप, एक नेचुरल रूट है, आप ये कहते हैं कि जी आपकी इकॉनमी सस्टेनेबल है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, ठीक बात है, लेकिन इकॉनमी तब तक सस्टेनेबल हो नहीं सकती जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, इस जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में, इस ग्रोथ पैटर्न में, ह्यूमन डेवलपमेंट इज दैट फाउंडेशनल स्टेप, दैट बेसिक स्टेप, एंड सस्टेनेबिलिटी फॉलोज दैट स्टेप। तो ये दैट थिंग, तो ये मिस्टेक कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, उन्होंने ये लिखा कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आती है और ह्यूमन डेवलपमेंट से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसे आती है। तो मेरे ख्याल से इस डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये रूट, ये लिंक, ये पैटर्न बड़ा सिंपल है कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है तो सस्टेनेबिलिटी वुड ऑटोमेटिकली फॉलो। उसके बाद आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आएगी, एक पैराग्राफ इस पे हो सकता है, बट योर major portion of the outline would discuss basically how human development leads to economic stability, economic sustainability। तो इस पे क्या ख्याल है आपका? ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है कि इसमें आप एजुकेशन कितनी है, लोगों का हेल्थ की क्वालिटी कैसी है, और एक चीज इसमें बहुत से लोग भूल जाते हैं वो ये है कि जेंडर की इंक्लूजन कितनी है। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर की इंक्लूजन कितनी है ये चीज आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद फिर आगे जो है वो ये एक्सेस टू वाटर वगैरह तो हेल्थ में आ जाता है, एजुकेशन, हेल्थ, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर आपकी लिविंग कंडीशंस, आपके आपको हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं। तो ये चंद बेसिक चीजें जो ह्यूमन डेवलपमेंट में आती हैं। तो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट का इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी से लिंक क्या है? अब मैं सबसे पहले ये रूट इस वजह से लिया मैंने आपको, ताकि आप अपने एनालिसिस से स्टेट को मिनिमाइज ना करें। स्टेट किस किस तरह इकोनॉमी पे को इंटरफेयर करती है और हाउ इट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके माइंड में रहे। दैट्स वाई सबसे पहले मैंने स्टार्ट एक डेवलपमेंट लिटरेचर से लिया कि अक्रॉस द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ। तो अब हम उस नतीजे पे तो आ गए हैं कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा टॉप मोस्ट कंसर्न है। अब हमने एग्जामिनर को ये बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर है तो उससे इकॉनमी सस्टेनेबल कैसे होती है। सो हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट वुड लीड टू इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। सदी अहमद, आपका क्या ख्याल है? जल्दी 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 आया करें। किफायत। सर इसमें हम जिस तरह आपने कहा था कि हमने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट्स को जिस तरह पहले हमने खुद उसको द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ शुड बी अंडरस्टूड के ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, वो किस तरह जो है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को गारंटी या इंश्योर करते हैं। सर उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, अगेन विद इन एजुकेशन आप टेक्निकल एजुकेशन उसको देते हैं, आप उसको मॉडर्न एजुकेशन देते हैं, आप उनको स्किल्स देते हैं। सो डेफिनेटली जब ये चीजें आप देते हैं उनको तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ह्यूमन मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, मतलब स्किल्स आता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। सर हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल साउथ कोरिया का है सर, वो 1950s में अगेन इट वाज अ वॉर प्रोन कंट्री सर, लेकिन एक एग्जांपल था द मेरिकल ऑन द हान रिवर सर, एक एग्जांपल था उसमें। फिर क्या कहते साउथ कोरिया वालों ने सर, उसने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया अदर देन हेल्थ वगैरह में, तो उससे क्या होता आज इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सर।
सो सेम इज द केस विद हेल्थ सर। हेल्थ में अगर आप अगेन उसको आप अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं, उससे एब्सेंटिज्म खत्म होते हैं, उससे बीमारियां वगैरह खत्म होते हैं, उससे अगेन प्रिवेंटिव मेयर्स उससे बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह पेंडेमिक में फिर कॉस्ट कम हो सकता है, इकोनॉमी आपका बढ़ सकता है। इसी तरह फिर हमारे पास सर सोशल वेलफेयर वगैरह आ सकता है, एजुके वाटर वगैरह इस तरह चीजें आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सर, ब्राजील में इस टाइम सर एक मूवमेंट चल रहा है, वहां पर स्टूडेंट्स खुद चला रहे हैं सर। दे हैव टू मच अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेड, मतलब इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट है और इकोनॉमी है सर। वो कहते हैं कि इकोनॉमी इज इम्पॉसिबल विदाउट अ साउंड, मतलब अच्छा जो है इन्वायरमेंट से, ठीक है, तो उससे भी हम कर सकते हैं सर। ठीक है। और कोई who else would want to participate? Anyone? जल्दी किया करें यार, बोला करें, आई वॉन्ट यू टू स्पीक। सर ह्यूमन डेवलप एक्चुअली आवाज आ रही है सर? जी जी। सर ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडेक्स वो करके ऐसे भी है कि हम उन्हें इस तरीके से एजुकेटेड करेंगे कि वो डेमोक्रेटिकली और साउंड पॉलिसीज वाले लीडर्स को वोट करें, ना कि किसी पॉपुलिस्ट नैरेटिव की तरफ जाएं। ठीक है। और सोचें, जहन खोलें अपना, देखें आप इसमें कोई 9-10 पॉइंट्स तो लिखने हैं ना आपके। सीएसएस में मिनिमम जो पॉइंट है ना, वो 6 से 7 होने चाहिए। इससे नीचे तो एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। अगर आप उसके एक्चुअल क्वेश्चन जो थीसिस है, अगर उसकी लेंथ में आपको 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो एग्जामिनर नहीं पास कर रहा आपको। उसमें तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स होने चाहिए, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि 8-10 पॉइंट्स, 9 हो जाएं, 8 हो जाएं, 7 हो जाएं, 10 पॉइंट्स हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आमिर सुहेल कहते हैं कि जी सस्टेनेबल गोल्स, देखो सस्टेनेबल गोल्स की अगर आपने बात की तो फिर तो सारी स्टोरी एंड हो गई ना। उसमें तो सब कुछ आ गया, उसमें तो सब कुछ आ गया, फिर बात ही खत्म। फिर ये एक ही पॉइंट लिखते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को तो फैला के लिखना, उन्हीं में से तो तोड़ के चीजें लिखनी है। ये वाला पॉइंट आसिया नूर ने बताया, इंक्लूजन ऑफ वुमेन, ये अच्छा पॉइंट है, ये होना चाहिए। इसके अलावा अब आप लोग नहीं बता सकते, मैं आपका सिर्फ दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दी एंड मैंने तो आपको बताना है। अब आप एक ऐसे लिख रहे हैं, अब सपोज आप लोग इंटरव्यू में चले गए हैं, सीएसएस पीएमएस या किसी और इंटरव्यू में चले, वहां क्या बताएंगे, तो आपके माइंड में ये चीजें हर वक्त आपके माइंड में, दे शुड बी एवर प्रेजेंट इन योर माइंड। एक टॉपिक में अगर बोलता हूँ तो उसके रिलेटेड आइडियाज दे शुड बी इन माई माइंड। तो अब इसमें 8-9 पॉइंट्स आपने लिखने, क्या बातें लिखेंगे, एक पूरा एस्पेक्ट लिखें। मानूर क्या कहती हैं, स्किलफुल लेबर से इकॉनमी बढ़ेगी, बेहतर होगी और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। अब ठीक है शाहान, आप बात करें, माइक ऑन करें और बात करें। सर इसमें बेसिकली हम जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो डिफरेंट फेसेट्स हैं उसको हम जो है वो रिलेट करेंगे कि किस तरह वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमारे पास जो है वो लेके आ सकते हैं। ठीक अब है। जिस तरह हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पहले हमें जो है वो एजुकेशन जो है वो मेन ह्यूमन डेवलपमेंट का एक जिसे कह सकते हैं मेन पॉइंट है, ये मेन टेनेंट है उसका एजुकेशन। अगर हम बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले एक तो जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे पास जो दुनिया के अंदर हो रही हैं जिसके जरिए से दुनिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रही है, तो एक ठीक। तो हम वो बड़ी जल्दी से एम्ब्रेस कर सकेंगे जिसकी वजह से हमारे पास इकोनॉमिक जो है वो सस्टेनेबिलिटी आ सकेगी। इसके अलावा सर हम बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करते हैं अपनी मासिस को तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी जिसकी वजह से एक्टिव और हेल्दी वर्क फोर्स हमारे पास आएगी, ठीक है। जो कि हमारे पास एक तो टाइम स्पेन कम करेगी। जो हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर टाइम स्पेन लगता है, मिसाल के तौर पे एक चीज को प्रोड्यूस करने में अगर 20 दिन लग रहे हैं, तो वही एक्टिव और हेल्दी वर्क फोर्स जो है उस चीज को 10 दिन में या 5 दिन में प्रोड्यूस करके बेटर इकोनॉमिक फैसिलिटीज हमें जब वो प्रोवाइड कर सकती है। इसके ठीक। अलावा अगर जेंडर इंक्लूसिविटी होगी हमारी सोसाइटी के अंदर, तो जो अनटैप्ड एरियाज हैं हमारे पास जेंडर के पोटेंशियल के, जिस तरह हमारे पास फीमेल्स हैं उनका जो हमारे पास ये ठीक है, प्रोडक्टिव जेंडर लेबर वाला जो है पॉइंट वो हो हम गया, थ्रो कर जेंडर सकते हैं। वाला पॉइंट हो गया, एनीथिंग एल्स? इसके अलावा सर पीसफुल एनवायरनमेंट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे पास इकोनॉमिक वेलबींग आ सकती है, क्योंकि एफडीआईज हमारे पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। पीस एंड स्टेबिलिटी जिस तरह हमने पिछले ऐसे में भी बात की थी। ठीक है, अब ये बातें हो गई। आप भी ठीक कह रहे हैं। और माविया कहती हैं कि टेक्निकल ट्रेनिंग बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है, यानी इनोवेशन एंड ग्रोथ बढ़ेगी। हेल्थ वाला एलिमेंट अगेन आ गया, यानी आपने कोशिश ये करनी है, हमारा टारगेट क्या है, अच्छी हेल्थ है तो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। वो तो एक डेफिनेशन होगी ना, एक 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 एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो ठीक हो गया। उससे होगा क्या,
तो उससे होगा क्या कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ेगी। तो हमने ये बात करनी है कि हमारे पास ट्रेंड वर्कफोर्स होगी जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमारे पास वेल ट्रेंड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगा। अब उस वर्कफोर्स से कराना क्या है, तो उससे आपकी टोटल जो 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 जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ेगी। इस तरह पूरा एक लिंक ड्रॉ करें। नॉन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल प्रोमोटिंग टूरिज्म, ये नॉन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल का क्या मतलब है? नहीं सॉरी सर, ये मैं इसमें दुबई की या इंडोनेशिया मलेशिया की एग्जांपल देना चाह रहा था कि एक्चुअली वो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन उनका इस तरह का एनवायरनमेंट है, इस तरह के उन्होंने मासेस तैयार किए हुए हैं कि वो पाकिस्तान की तरह एक्सट्रीम नहीं है, तो इसकी वजह से टूरिस्ट वहाँ ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना। ठीक हो गया। और किसी के पास कुछ है कहने को? सर इसमें 2 पॉइंट्स और हम ऐड कर सकते हैं सर। एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग सर होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। ये सिंगापुर में भी इसका एग्जांपल है सर। जो 60 साल की 50 साल के लोगों को होते हैं उनको भी मतलब इस तरह एजुकेशन दिया जाता है ताकि वो स्किल्स वगैरह इस तरह होता है। सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही है, वो रिजल्ट हमारा निकलेगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है ना कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट है तो इनडायरेक्टली आप सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप वो लिंकेज ड्रॉ करें ना कि सस्टेनेबिलिटी इस एक्सट्रीम पे खड़ी है, ह्यूमन डेवलपमेंट ये है। अब ये इस अगर ह्यूमन डेवलपमेंट आपके पास है तो हाउ वी मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यही तो हमने बताना है उसको। चलिए, आप सबने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अब मुझे कल के लेक्चर में मैंने बहुत सी ऐसी बातें की, ये अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी कहती हैं मुंतहा, ठीक बात है। तो बेटर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, शाहान का ये पॉइंट ठीक है। मैंने कल के लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो आप कोट करना भूल गए। देखो, इकॉनमी तो अगेन वही रहेगी। अब सिर्फ ये इस एक्सरसाइज का एक इसमें आई रियलाइज बहुत सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे और रिपीट होते रहेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और फिर मैं आने वाले लेक्चर्स में फिर मैं बहुत दफा चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसी वजह से नहीं जाऊंगा कि एक दो 3 दफा 4 दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये, या आगे कुछ हो जाएंगे। फिर हम सिंपली यानी वी वुड बी रिकॉलिंग डिफरेंट पॉइंट्स और हम आगे 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 मूव करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने बात का आगाज ही इससे किया था कि यू शुड नॉट मिनिमाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट एट ऑल। तो गवर्नेंस का किसी ने पॉइंट नहीं बताया। साउंड पॉलिसी मेकिंग, विकास कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। साउंड पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज ही है ना जिनके रिजल्ट में इकॉनमी आपकी ग्रो होनी है। अब हमारे पास पढ़ा लिखा इंडिविजुअल है, हमारे पास अब क्या हम क्या कह देंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट, आप इससे क्या समझ रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद ये तो नहीं है कि सिर्फ हमने फैक्ट्री के वर्कर प्रोड्यूस कर दिए। एजुकेशन की बात करें ना, एजुकेशन में वो भी हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, एजुकेशन में वो भी हैं जो लीडरशिप स्किल्स में अच्छे हैं, एजुकेशन में वो भी हैं जो है वो हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, यानी जिसके नतीजे में वो अच्छे डिप्लोमेट बनेंगे। तो आप ओवरऑल एजुकेशन का एस्पेक्ट देखें ना, गवर्नेंस के एस्पेक्ट से देखें। आपके पास लीडरशिप इसी से आएगी, आपकी डेमोक्रेसी इसी से आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी पॉलिटिशियंस आपके पढ़े लिखे होंगे। तो यहाँ पे आप जो हालात हैं पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के, तो वो आपको पता ही है, जिस तरह पर्ची कल्चर है और वो सारे मामलात हैं। तो पढ़े लिखे, आपकी लीडरशिप पढ़ी लिखी होगी तो एजुकेशन का एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देखें ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से हमारे पास गवर्नेंस स्ट्रांग होगी जिससे साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग होगी, और ये अपने आप में एक पूरा पॉइंट है जिसको कोई गलत नहीं कर सकता। फिर दूसरा पॉइंट कि अगर आपने सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो यू नीड कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड ग्रोथ, जिसकी वो किफायत बात कर रहे थे कंटिन्यूअस लर्निंग की। तो कंटिन्यूअस लर्निंग का नतीजा क्या होना चाहिए जिससे हम रिलेट भी कर सके ना कि फिर सस्टेनेबिलिटी क्या है। मतलब आज अगर इस टाइम दुनिया में जो लिटरेचर एग्जिस्ट कर रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन 5.0, तो अगर इस टाइम पाकिस्तान में लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, most of the researchers believe that we are around industrialization 2.0 or 3.0,
दुनिया कहाँ जा रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, और हम तो अभी डिजिटलाइज नहीं कर सके। हम तो बेसिक जो गवर्नेंस के प्रोसीजर्स हैं उनको डिजिटलाइज नहीं कर सके। हमारे बहुत ज्यादा स्कोप है अभी इस चीज का। तो जिस तरह वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है, जिस तरह आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही है, जिस तरह प्रोसेसेस अपडेट हो चुके हैं, प्रोडक्शन हैबिट्स, प्रोडक्शन के मीन्स चेंज हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स चेंज हो चुके हैं। मतलब सिंपल एक क्या डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये भी मीन्स है कि एक ड्रोन कोई वहां से उड़ाए और आपके रूम में आके वो आपको डिलीवर कर जाए कोई चीज। सो दिस इजंट इट रेवोल्यूशन? तो डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। आपका सारा मोड जो ई कॉमर्स की तरफ दुनिया जा रही है। सो यू नीड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। दिस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इन itself depicts the element of sustainability। अगर आप दुनिया से पीछे रह गए हैं, अगर आप में वक्त की जरूरियात के मुताबिक टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इनोवेशन नहीं हो रही, तो फिर सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है। तो दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन के लिए, डिजास्टर की जो है वो रिपोर्टिंग के लिए, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए, प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए। तो ये एआई है। तो आपको भी अब मतलब पहले क्लाइमेट चेंज का इशू ही नहीं था, तो आपको मिटिगेशन और अडेप्टेशन एज सच इशू नहीं था जितना ये अब है। तो आपको फिर एज सच उस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए भी नहीं थी। अब सस्टेनेबिलिटी का तकाजा है कि जब क्लाइमेट चेंज आया है तो फिर उसी के हिसाब से हमें सारी मतलब एक मैसिव आपकी जो कार्स हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, आपकी जो बिल्डिंग कोड्स हैं, आपकी जो एयर प्योरीफायर्स का जो कॉन्सेप्ट है, आपके मतलब एक कंप्लीट क्लाइमेट फ्रेंडली स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ हमें शिफ्ट की जरूरत है। सो दिस इनोवेशन एंड ग्रोथ अगर नहीं होगी तो वी वोंट बी एबल टू कीप द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल। सो इस वजह से दूसरा हमारा पॉइंट ये था, इनोवेशन एंड ग्रोथ इससे आएगी, क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट से आएगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने लेके आनी। एफडीआई वाला पॉइंट कल बड़ी डिटेल से डिस्कस हुआ था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बेस मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, और ये इस वजह से मेरे ख्याल से नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, आप ये चीज देखेंगे कि बहुत सी स्टेट्स में जो जो इश्यूज हैं दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू पाकिस्तान। वहां पे एक्सट्रीमिज्म था, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वहां पे मार्शल लॉज थे। they still managed to attract foreign direct investment more than पाकिस्तान। खाली टूरिज्म की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी के टोटल साइज से ज्यादा बहुत सी स्टेट्स टूरिज्म से अर्न कर रही हैं। सिर्फ एक टूरिज्म सेक्टर उनका पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से बड़ा है। तो इसमें आप साउथ एशियन कंट्रीज की एग्जांपल ले सकते हैं, और बाकी आपके पास डेवलप्ड वर्ल्ड तो एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो इस वजह से अगर आपके पास कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स है तो बाकी कंडीशंस फिर उस तरह से इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है जितना ह्यूमन रिसोर्स जितना इन्फ्लुएंशियल है। दैट्स व्हाई एफडीआई अट्रैक्ट करने का सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंपॉर्टेंट नेसेसरी एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, विच मीन्स बाय डिफॉल्ट, जिसका मतलब है कि आपके पास ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल है। तो एफडीआई वाली बात हो गई। अब यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप अलग कर सकते हैं। वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कंपोनेंट है ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहां होगा जहाँ पे आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा होगी। यहाँ पे आप लेकिन अलग कर सकते हैं, इकोनॉमी का एक कोर कंसेप्ट है, तो यहाँ पे आप उसमें बाकी चीजें डिस्कस कर लें कि फिर जो है वो ओवरऑल कंडीशंस ठीक होंगी, पीस एंड स्टेबिलिटी होगी और एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, आपको इनोवेटिव टेक्निक्स आती होंगी इन्वेस्ट करने की, दिस एंड दैट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताएं, ये अब इसको मैं गवर्नेंस में डिस्कस कर रहा हूँ, बेहतरीन तरीका ये होता है, मैंने लिखा साल के तौर पे, मैंने यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा है, साल के तौर पे मेरा पॉइंट है गवर्नेंस। उसके केस स्टडी में मैं लिख लूंगा ना, मैं उसमें केस स्टडी में एक पॉइंट लिख लूंगा साउंड पॉलिसी मेकिंग, दूसरा पॉइंट मैं उसमें लिखूंगा लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस का पार्ट है। तो पढ़े लिखे लोग जहां पे हमारे पास क्यों लोकल गवर्नमेंट नहीं है,
अलीना शाह, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं है? सकलैन इकबाल, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं है? जल्दी जल्दी क्विकली कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में हो। नहीं आ रहा कुछ जहन में? ऑफ कोर्स एक तो बड़ी रीजन ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती, यानी कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं चाहते। हमसे भी ज्यादा पॉलिटिशियंस जो एमपीए और एमएनए हैं वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके हाथ से पावर निकल के लोकल टाउन के लेवल पे, विलेज के लेवल पे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लेवल पे पावर जाए। एमपीए एमएनए को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं है। एक इस वजह से लोकल गवर्नमेंट नहीं है, और एक इस वजह से नहीं है कि आपके लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्न खुद को करना कैसे है, लोकली क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, कैसे लेके चलना है। लोकल गवर्नमेंट का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट का काम होता है एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट का काम होता है हेल्थ। सो इस मैसिव अंडरटेकिंग के लिए लोग रेडी नहीं है। तो लोकल गवर्नमेंट जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का टाइम टेस्टेड फार्मूला है, टाइम टेस्टेड फार्मूला है, वो किस चीज का प्रोडक्ट है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन, विच मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका अगर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, अगर आपके लोग रेडी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो फिर लोकल गवर्नमेंट नहीं आ सकती। अब तो ये लोकल गवर्नमेंट वाली एग्जांपल, ये गवर्नेंस के नीचे आप केस इन पॉइंट रेफरेंस के तौर पे कोट कर सकते हैं। इस तरह फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो अनलिमिटेड फिस्कल इकोनॉमी ठीक है, ऑटोनॉमी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो मैंने पॉलिटिशियंस वाली बात तो डिस्कस की है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट से डेमोक्रेसी ग्रो करेगी, डेमोक्रेसी से इंक्लूजन बढ़ेगी, सोशल जस्टिस बढ़ेगा। ये दो चीजें, इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस, इसी चीज पे वो बुक भी लिखी हुई है आपके इंस्टीट्यूशंस पे लिखी हुई है, व्हाई नेशंस फेल। उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है, या सिंपली अगर इंक्लूजन है, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इकॉनमी सस्टेनेबल रहेगी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है? इलीट्स की बेस पे, चंद सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की बेस पे कभी भी इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं रह सकती। एक टाइम आएगा, उनका जवाल आएगा। आपकी जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं, या तो इन दी एंड यूं होगा कि रेवोल्यूशन आ जाएगा, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी इस हद तक बढ़ेगी, रेवोल्यूशन आ जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जब तक आप लेवल ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सम सेम्बलेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रखते और बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं आने देते, तभी इकॉनमी सस्टेनेबल रहती है। क्यों? अगर इनइक्वालिटी आ गई तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो सारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उसमें सिविल वॉर्स भी होंगी, उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रुकेगी, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगा, तो सस्टेनेबिलिटी तो ना रही। ये हमारे पास अबू बकर हैं आज क्लास में, क्योंकि मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है और नेक्स्ट मीटिंग के लिए हमें फिर 10 मिनट वेट करना पड़ेगा।